बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम डिफरेंट एनिमल्स के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रा। हाइड्रा हमारे पास एक नाइडेरियन है। नाइडेरियन का क्या मतलब है? ये फाइलम नाइडेरिया से ताल्लुक़ रखता है और जो नाइडेरियन होते हैं उनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब उनकी जो बॉडी होती है उसमें 2 सेल लेयर्स पाई जाती हैं और उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी नहीं होता कि वो अपने एक्सक्रीटा को बाहर निकाल सकें। और ये ज़्यादातर आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो मतलब इनको वाटर और सोल्यूट को बार बार इनवर्ड एंड आउटवर्ड नहीं करना पड़ता, उनको क्या एक्सचेंज नहीं करना पड़ता, जस्ट अपने वेस्ट को बाहर निकालना होता है। तो ये सिंपली अपने वेस्ट को बॉडी लेयर से, जनरल बॉडी जो उनकी सरफेस है उससे वो बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्लेनेरिया। अगर प्लेनेरिया के बैकग्राउंड को देखें तो ये हमारे पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से ताल्लुक़ रखता है और जो हमारे पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। और फ्लैटवर्म्स की भी आगे 2 टाइप्स होते हैं, एक फ्रेश वाटर होते हैं, एक मैरीन होता है। लेकिन जो हमारे पास प्लेनेरिया है वो फ्रेश वाटर है, तो जस्ट हम इसी की बात करेंगे। जो प्लेनेरिया के अंदर जो कि किसका ग्रुप है, किस ग्रुप से, फ्लैटवर्म के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है वो ट्यूब्यूलर होता है, ट्यूब्स की फॉर्म में होता है और इसके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को हम प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं। तो प्रोटोनेफ्रीडियम क्या है? प्रोटोनेफ्रीडियम एक नेटवर्क है क्लोज ट्यूब्यूल्स का जिसके अंदर इंटरनल जो ओपनिंग्स हैं वो नहीं पाई जाती। देखें, अगर हम इसकी बात करें, इसको अगर जूम करके देखें तो इसमें हमारे पास कोई इंटरनल इसकी ओपनिंग नहीं होती, जस्ट 2 लेयर्स ऑफ बॉडी में चल रही होती हैं। जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होता है, फैला हुआ होता है और उनकी फिर ब्रांचेस होती हैं और ब्रांचेस के ऊपर कैप पाई जाती है। वो क्या कैप्ड होती हैं, उनके ऊपर एक कैप का स्ट्रक्चर बना होता है कि एक सेलुलर सेटअप से, मतलब सेल्स की मदद से वो, जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं। जो हमारे पास, इसको पहले जूम करके, इसमें हमारे पास क्या दिखाया गया है, यहाँ पर एक फ्लेम। अब इसके स्ट्रक्चर को यहाँ से निकाल कर, जिसका ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, देखें तो हमारे पास ये जो ट्यूब्यूल इसने लिखा हुआ है इसके ऊपर कैप बनी हुई है। वो जो कैप बनी हुई है इसके साथ स्ट्रक्चर को उसने यहाँ पे दिखाया है लास्ट में हमारे पास, जिसे हम फ्लेम सेल कहते हैं। जो हर फ्लेम सेल है हमारे पास वो क्या होता है, सिलिया का एक गुच्छा होता है, टफ्ट ऑफ सिलिया। सिलिया हमारे पास क्या होते हैं जो उनको लोकोमोशन में मदद देते हैं। तो ये टफ्ट ऑफ सिलिया, तो जिनकी बीटिंग से क्या, जिनके हिलने से ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, क्या होगा, प्रोपेल आगे की तरफ जाएगा और फिर वो ट्यूब्यूलर सिस्टम में चला जाएगा। जो हमारे पास सिलिया की बीटिंग होती है, जब ये हिलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई शोला जल रहा है, आग का शोला जल रहा है, जिनकी वजह से हम इनको क्या, फ्लेम सेल कहते हैं। तो अक्सर ये बोर्ड के पेपर्स में पूछा जाता है कि व्हाट आर फ्लेम सेल एंड व्हाई दे आर कॉल्ड सो। तो फ्लेम सेल हमारे पास क्या होते हैं, टफ्ट एक गुच्छा होता है सिलिया का, जिसकी मदद से आगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब जो हमारे पास प्लेनेरिया है उसके जो जिस्म के अंदर फ्लूइड पाया जाता है उन्हें हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो उनके हिलने की वजह से जो उनका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर चला जाएगा और फिर क्या होगा, ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर जो उन्होंने बताया है कि जो वैसे जो देखा जाए तो ट्यूब्यूलर सिस्टम के बाद ये हमारे पास एक डक्ट में जाता है और डक्ट से फिर आगे ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट होता है उसमें जाता है, फिर आगे स्ट्रक्चर के जरिए बाहर निकल आता है। तो जो सिलिया की बीटिंग होती है, ऐसा लगता है, इनके हिलने से ऐसा मालूम होता है जैसे कोई शोला जल रहा हो, मतलब उनकी तरह की सिमिलरिटी पाई जाती है। इस वजह से इनको फ्लेम सेल कहा जाता है। जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है इसका, उसको फिर ड्रेन आगे की तरफ भेज दिया जाता है एक्सक्रीटरी डक्ट में, जो कि बाहर, बिल्कुल जिस्म से बाहर एक ओपनिंग होगी जिसे हम नेफ्रिडियोपोर्स कहते हैं। बेसिकली जो हमारे पास नेफ्रिडियोपोर ओपनिंग को कहते हैं। जो नेफ्रिडिया है ना, जैसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, नेफ्रॉन मतलब जिसको यूज करते हैं ज़्यादातर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में इसको इन्वॉल्व किया जाता है, तो इसको हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। जो हमारे पास फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म है तो इनकी जो यूरिन होती है ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होती है, क्योंकि ये हमने पहले देखा था जो फ्रेश वाटर होते हैं ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो इनको क्या, अंदर जो इनके वाटर होता है उसको बाहर वाले इन्वायरमेंट में भेजना होता है। तो हमारे पास पैरासाइटिक फ्लैटवर्म है तो ये खुद तो आइसोटोनिक होते हैं,
मतलब इनको वाटर और सॉल्यूट का वो नहीं करनी पड़ेगी एक्सचेंज, बट जो इनका होगा नाइट्रोजनस वेस्ट उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो जैसे इसमें दिखाया गया है इस डायग्राम में कि ये क्या गोल गोल घूमते हैं तो बीट करते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो इनका इंडस्ट्रियल फ्लूइड होगा वो मजीद कलेक्टिंग डक्ट में आएगा और वहां से नेफ्रिडियोपोर से वो बाहर निकल आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, जो कि हमारी बुक में बताया गया रिप्रेजेंटेटिव एनिमल में शामिल है, वो है हमारे पास अर्थवर्म। अर्थवर्म हमारे पास फाइलम एनिलिडस से ताल्लुक़ रखता है और ये आइडियल एग्जाम्पल है एक और ट्यूबुलर सिस्टम के। तो याद रखिएगा हमारे पास अब तक 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म आए हैं हमारे बुक के लिहाज से जो कि ट्यूबुलर सिस्टम रखते हैं, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये क्या अर्थ हमारे पास एक ऐसी एग्जाम्पल है जो कि ट्यूबुलर सिस्टम को से उनके अंदर पाया जाता है। और इसका जो ट्यूबुलर सिस्टम है मतलब द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, उसको हम मेटानेफ्रीडियम कहते हैं। और जो कोई भी सेगमेंट है अर्थवर्म का, मतलब ये छोटे छोटे पैचेस में पाया जाता है, जैसे डायग्राम में भी दिखाया गया इसके पैचेस बने हुए हैं। तो उसके अंदर क्या अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया, याद रखना अ पेयर का मतलब है इसमें 2 नेफ्रीडिया पाए जाएंगे, 2 मेटानेफ्रीडिया पाए जाएंगे। और जो इसका सिस्टम है उसमें एक इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग, मतलब एक इंटरनल ओपनिंग होगी जिसमें क्या सिलिया पाए जाएंगे, जिसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, जो किसके अंदर पड़ा होगा, इमर्स भीगा हुआ होगा इन अ स्लोमिक फ्लूइड, मतलब जो इनका बॉडी फ्लूइड को हम स्लोमिक फ्लूइड कहते हैं। और उसके ऊपर कैपिलरीज का एक नेटवर्क होगा। जैसे अगर हम इसके नीचे डायग्राम में स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे टॉप पर बताया गया है सिलोम लिखा हुआ है, तो उनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वो सिलोम है, कैपिलरी नेटवर्क को शो किया हुआ है। और कंपोनेंट ऑफ मेटानेफ्रीडियम के अंदर बताया हुआ कंपोनेंट के अंदर इंटरनल ओपनिंग, वो आप देख सकते हैं कि इंटरनल ओपनिंग कैसी है। जैसे ये हमारे पास इंटरनल ओपनिंग दिखाई गई है यहाँ पर। और इसके अलावा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का बताया हुआ है, जो इंटरनल ओपनिंग जो नेक्स्ट सेक्शन में जा रही है, जो हमारे पास क्या है उसकी कलेक्टिंग ट्यूब कहलाएगी। और नीचे ब्लैडर, जहाँ ब्लैडर क्या होता है हम बॉडी में भी देखें कि हमारा होता है यूरेथ्रा से ऊपर ब्लैडर पाया जाता है जिसे हम मिसाना कहते हैं। जो हमारे पास मिसाना है वो क्या एक्सटर्नल ओपनिंग से ऊपर होता है, तो इनके अंदर भी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसके ऊपर ही ब्लैडर पाया जाता है। तो इस सिस्टम के अंदर इंटरनल ओपनिंग होती है जिन्हें हम नेफ्रोस्टोम, जो इंटरनल ओपनिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं, नेफ्रोस्टोम कहते हैं। जो नेफ्रोस्टोम है ये कलेक्ट करते हैं स्लोमिक फ्लूइड को, ठीक है। अब नेफ्रोस्टोम जो एक पैच के अंदर पाया जाएगा तो उसके पूरे स्ट्रक्चर से जो इसका एक सेगमेंट है, जो इसका एक हिस्सा है, उसके अंदर जितना फ्लूइड होगा तो वो जो नीचे नेफ्रोस्टोम है वो इसको कलेक्ट करेगा, फ्लूइड मूव करेगा इस ट्यूब्यूल में से। और जो इसकी एपिथेलियम मतलब जो ट्यूब की बाहर की जो लेयर है जो अंदर और बाहर को शो हो रही है, तो ये हमारे पास क्या इस एपिथेलियम रीअब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम द ल्यूमेन कहते हैं जो अंदर का खाली हिस्सा है, उससे क्या साल्ट को दोबारा रीअब्जॉर्ब करेगी और ब्लड वेसल को भेज देगी जो कि नेफ्रीडियम को क्या सराउंड किया हुआ है। जो लेफ्ट ओवर अपीयर्स एज यूरिन, जो बाकी बचेगा वो हमारे पे, जैसे हम देखें ना कैपिलरी का नेटवर्क, ये क्या करता है, जो ये हमें सब्ज रंग के जो पाइप नजर आ रहे हैं इनमें से क्या गुजर रहा है हमारे पास फ्लूइड जो हमारे पास है, और ये क्या करेगी, ये उसके ऊपर ब्लड वेसल हमारे पास जो कैपिलरी नेटवर्क है उसको ये दोबारा साल्ट को भेज देगी। और जो बाकी बचेगा हमारे पास नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो जो एक्सटर्नल ओपनिंग है हमारे पास न, तो उससे क्या बाहर निकल आएगा। तो ये हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है इन एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। जो हमारे पास एक्सक्रीशन इन कॉकरोच है ये बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक रखता है। कॉकरोच जो हमारे पास है फाइलम आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक रखता है। और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी काफ़ी मर्तबा बोर्ड के पेपर में देखा गया है। जो हमारे पास ऐसे आर्थ्रोपोड जो कि टेरेस्ट्रियल हों, जिनको खुश्की का सामना भी करना पड़े, तो उसमें हमारे पास इंसेक्ट आते हैं। और जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर उनका होता है वो इस तरह होता है कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर सके फ्रॉम द हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या कहते हैं, जैसे इंसान के अंदर ब्लड होता है तो जो इंसेक्ट के अंदर फ्लूइड पाया जाता है उन्हें हम हीमोलिम्फ कहते हैं। इन द साइनेसिस क्या होता है, जैसे हमारे वेसल्स पाई जाती हैं इस तरह इनके साइनेसिस समझ लें।
थ्रू सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा एक ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है जिसे हम मेलपीजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। तो हमने देखा हाइड्रा के अलावा जितने भी हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े इस लेक्चर के अंदर जो हमारी बुक में रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के तौर पे दिए गए हैं, तो वो हमारे पास क्या ट्यूब्यूलर सिस्टम रखते हैं, जिनमें हमने सबसे पहले प्लेनेरिया देखा, फिर हमने अर्थवर्म देखा, उसके बाद हमने कॉकरोच देखा। तो इनके अंदर ट्यूब्यूलर सिस्टम पाया जा रहा है। जो हमने देखा किसके अंदर, प्लेनेरिया के अंदर, वो क्या था, नेफ्रीडियो पोर थे जो बाहर थे। जो इसके अंदर हमने देखा तो हमारे पास हमारे पास उसमें था अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रीडिया था। और इसके अंदर हमने देखा तो ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। इसके डायग्राम को देखें तो इसके ऊपर जो कॉकरोच बनाया गया है, तो कॉकरोच के ऊपर जो नीचे सेक्शन को उसने दोबारा जूम करके नीचे दिखाया हुआ है कि एक तो इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है जो एरो एनस तक जा रहा है। तो फिर इसको डाइसेक्ट करके अंदर से मूवमेंट दिखाई हुई है। जो इसके ऊपर बाल नुमा साख्त बने हुए 4 किस्म के जो उसने बताए हुए हैं, तो ये हमारे पास उनको मेलपीजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। कौन से, जो हमारे पास येलो वाले हैं जो ऊपर हमारे पास ये दिखाए गए हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मेलपीजियन ट्यूब्यूल। उसके बाद हमारे जो जो सेक्शन काट कर दिखाया गया जैसे मिड गट, और जो बिल्कुल आखिर में जहाँ फीसिस और यूरिन लिखा हुआ है तो वहाँ इसकी एनस मतलब एक्सटर्नल ओपनिंग होगी। तो जहाँ पे फीसिस पड़ा है तो उसको हम रेक्टम कहते हैं, रेक्टम। तो इनका जैसे हमारे अंदर लार्ज इंटेस्टाइन को लास्ट पार्ट होता है जिसमें कुछ एक लिमिटेड टाइम तक वो जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो स्टोर होता है, तो इनका भी यहाँ है। उसके अलावा मिड गट, इसका स्टोमक को मिड गट याद रखना एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि मिड गट को स्टोमक भी कहा गया है कॉकरोच के अंदर। जो रेक्टम और इंटेस्टाइन है ये इसकी हाइंड गट में आती है। तो एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। तो यही डायग्राम्स इसको एक्सप्लेन करें तो ये इसका जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके ऊपर 4 क्या हीमोलिम्फ दिखाए गए हैं, ये क्या, ये बाहर इनके स्लोमिक फ्लूइड होगा, हीमोलिम्फ होगा। तो हीमोलिम्फ से क्या, ये साल्ट, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करके मिड गट के अंदर डालेंगे। ठीक है, यह आपको नजर आ रहा है कि जो हमारे पास हीमोलिम्फ था उसके अंदर जो साल्ट, वाटर और नाइट्रोजन वेस्ट एरो करके दिखाया हुआ है कि मेलपीजियन ट्यूब्यूल इनको एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि अंदर फिर हमारे पास मिड गट में जाएंगे। तो मिड गट से इसकी डायरेक्शन दिखाई गई है कि ये कहां पर, रेक्टम में जाएगा। जो रेक्टम है यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेक्टम इसका ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, आयंस की और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बॉडी के लिए फायदेमंद होंगे। और फिर जो कंसंट्रेटेड यूरिन होगी वो एनएस के जरिए बाहर निकल आएगी। जैसे अगर यहाँ से इसको थ्योरेटिकली देखें तो लिखा हुआ है मेलपीजियन ट्यूब्यूल रिमूव करेगी नाइट्रोजनस वेस्ट हीमोलिम्फ से। और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एनिमल किंगडम के अंदर ये ऐसा है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो एमसीक्यूज के लिहाज से आपने याद रखना है कि जो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं जहाँ पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये एसोसिएट है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के साथ सिर्फ एनिमल किंगडम। किसके अंदर, अब ये हमारे एनिमल किंगडम में हमारे पास ये जो हमारे पास फाइलम है उसके अंदर हमने जो कॉकरोच देखा उसके अंदर इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। उसके बाद हमारे पास है जो इसकी एपिथेलियल लाइनिंग होगी ट्यूब्यूल की, ये ट्रांसपोर्ट करेगी सोल्यूट को, साल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट को हेमोलिम्फ से ट्यूब्यूल ल्यूमेन। जैसा यहाँ पे हमारे पास एरो से जो हमारे पास रेड के एरो है, रेड टाइप्स के, तो उसमें दिखाया गया है। फ्लूइड पास हो जाएगा हाइंड गट में रेक्टम की तरफ, जो रेक्टम रीअब्जॉर्ब करेगा बहुत से साल्ट और वाटर को, और नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एज सॉलिड एक्सक्रीटा। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जो ऐसे होते हैं टेरेस्ट्रियल, मतलब इनको पानी की किल्लत होती है, इसलिए ये हमारे पास एक्सक्रीटा क्या होगा, सॉलिड होगा, ताकि वाटर बाहर ना निकले ज़्यादा। और यूरिक एसिड की फॉर्म में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूरिक एसिड किन ऑर्गेनिज्म के अंदर एज एक्सक्रीटा होता है, जैसे जो हमारे पास पानी की किल्लत में पाए जाते हैं, जिनमें आपको याद हो तो हमने इंसेक्ट का भी कहा था। राइट साइड पे मैंने जो लिखा हुआ था तो वो इंसेक्ट था। और ये जो यूरिक एसिड है इसके क्रिस्टल बन जाएंगे और वो क्या, फीसिस के अलॉन्ग बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा बुक में एक और बात लिखी गई है कि जो इंसेक्ट जो है हमारे पास, ये एनिमल का एक ऐसा ग्रुप है जो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को फीसिस के साथ निकाल रहा है।
और ये बाकी कोई भी किंगडम एनिमिलिया में, पूरे किंगडम की बात करें, इसके अलावा कोई और ऐसा ग्रुप नहीं है एनिमल का जो अपने वेस्ट मटेरियल को फीसिस के साथ निकाले। अब तक आप लोग क्या समझते आ रहे हैं, और तमाम जितने भी लोग हैं, कि अब उसने यहाँ बात तो मेंशन किया है कि जो हमारा क्या फीसिस होते हैं, ये हमारे पास एक्सक्रीशन है, इसमें से नाइट्रोजन वेस्ट निकल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पास हम फूड को इंटेक करते हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक ऐसे होते हैं जिनमें से हम क्या न्यूट्रिएंट्स बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जो बाकी बचता है वो हमारे पास क्या होगा, कहने का मतलब है वो डाइजेस्ट हुआ, तो उसके बाद बॉडी ने इसमें से न्यूट्रिएंट्स उठाए, और जो बाकी का जिसे हम फोक वगैरह समय कह लें, जो हम कहते हैं, तो वो हमारे पास नाइट्रोजनस मेटाबोलिटीज हैं, जो कि हमने पढ़ा कि डिफरेंट एनिमल के अंदर कैसे निकलती हैं। हमने प्लांट्स में पढ़ा, अब एनिमल में हम नेक्स्ट में ह्यूमन के अंदर पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वो कैसे एक्सक्रीट हो रही है। लेकिन जब जो दूसरी टाइप के होते हैं, जो हमारे फीसिस होते हैं, जो हम अपने फीसिस की बात करें, तो वो ऐसा खुराक होती है जो हजम ही नहीं होती, तो वो बाहर निकल आती है। किससे? हमारी एनएस वगैरह से। तो इस तरह इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सिर्फ हमारे पास इंसेक्ट ही ऐसे ग्रुप है एनिमल के जो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को फीस के साथ निकाल देते हैं, वरना बाकी जो हमारे पास एनिमल हैं उनका किसी भी लिहाज से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रिलेशनशिप नॉन न्यूट्रिटिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के दरमियान है ही नहीं। तो आज हमने यही पढ़ा कि डिफरेंट एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगी, कौन से जो उन्होंने हमें बुक में बताए हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि प्लेनेरिया में पढ़ा, और उसके अलावा हमने अर्थवर्म में पढ़ा, उसके अलावा हमने पढ़ा कॉकरोच में पढ़ा, और स्टार्ट में हमने हाइड्रा को पढ़ा। हाइड्रा में हमने क्या पढ़ा, जनरल बॉडी सरफेस से हो जाएगी, वो वैसे भी आइसोटोनिक होते हैं। और उसके अलावा सेकंड में हमने प्लेनेरिया पढ़ा। प्लेनेरिया में जो उनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, जिसको हमने क्या कहा था, प्रोटोनेफ्रीडियम। उसके बाद अर्थवर्म पढ़ा। अर्थवर्म के अंदर जो हमने उनका जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, उसको हमने मेटानेफ्रीडियम कहा। और अब हमने कॉकरोच पढ़ा, इसके ट्यूबुलर सिस्टम को हमने मेलपीजियन ट्यूब्यूल कहा। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेश्चन या आपकी कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं वहाँ कमेंट बॉक्स में या इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।